अच्छा जी, मैनेजमेंट हम लोग कहाँ पे थे? हमने चेस्ट पेन की काजेज़ पढ़ी। हमने हमारा टॉपिक है मेनली इस्केमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का कोई भी पेशेंट जो भी किसी भी फॉर्म में आपके पास आए तो पहला काम उसको क्या करना है, आपने ये चीज़ें लेनी है, एस्प्रिन, बीटा ब्लॉकर और ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने जब हाई लेवल इम्तिहान देने हैं उसमें हम लोग आपसे दो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो ड्रग्स जो मोर्टेलिटी कम करती हैं पेशेंट। ठीक है, मोर्टेलिटी कम करने से क्या मुराद है कि पेशेंट को मरने से बचाती हैं। तो आपने अपना एक बना लें, इस चीज़ एक फिक्र लिख के रख लें कि मैंने हर डिज़ीज़ की जो वो वाली मेडिसिन की लिस्ट लाजमी याद करके जानी है कि जो उस पेशेंट की मोर्टेलिटी कम कर रही है। ठीक है, तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में के पेशेंट में हम लोग बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, लाइक कैल्शियम ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, रेनोलाजीन। ठीक है, लेकिन जो दवाइयाँ उसकी मोर्टेलिटी कम करती हैं वो ये तीन मेन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इज एस्प्रिन, दूसरा इज बीटा ब्लॉकर्स। ये दो लफ्ज़ याद रखें। ठीक है, अच्छा, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा FCPS 1 या जो भी आप हाई लेवल इम्तिहान देंगे, आप लोगों ने जो स्टेप 2 वगैरह भी दिया हुआ है, उसके अंदर हम लोग आपसे डोज नहीं पूछते, तो इसमें से डोज का वो कोई रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ लाजमी याद करनी है कि हर वो बीमारी जिसमें कुछ मेडिसिन हैं उसके साथ लिखा हुआ है कि ये रिड्यूसिस मोर्टेलिटी, लाइक CLD का पेशेंट है उसमें एंटीबायोटिक्स मोर्टेलिटी कम करती है, लाइक हार्ट फेलियर के पेशेंट में ACE इनहिबिटर्स मोर्टेलिटी कम करती है। तो आप लोगों ने ये मेडिसिन लाजमी याद करके जानी कि आपको क्वेश्चन आएगा कि पेशेंट है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ से प्रेजेंट हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूसिस मोर्टेलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन यू शुड मस्ट गिव टू दिस पेशेंट, तो वो दवाइयाँ लाजमी याद करके जानी। ठीक है, तो हार्ट डिजीज़ के साथ इसी में से लफ्ज़ याद रखें, एस्प्रिन और बीटा ब्लॉकर्स। अच्छा, एस्प्रिन एंटीप्लेटलेट है। एस्प्रिन का मैकेनिज्म एक्शन पूछते होते हैं, ये क्या चीज़ होती है? एस्प्रिन साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर है। क्या चीज़ है? साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर है। जबकि जो क्लोपिडोग्रेल है, तो क्लोपिडोग्रेल, प्रासिग्रेल और टाइकोग्रेलन, ये तीनों क्या चीज़ हैं? इनका मैकेनिज्म एक्शन होता है P2Y12 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ठीक है, इन तीनों का मैकेनिज्म एक्शन एक है, ये लफ्ज़ याद कर लें, P2Y12। ये बहुत कॉमनली इम्तिहान में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ क्लोपिडोग्रेल। ये जो मेडिसिन की ये वाली बुक है, ये आपको फार्माकोलॉजी काफ़ी हद तक काफ़ी कवर करवा देगी। फार्माकोलॉजी में आप लोग बेसिकली मैकेनिज्म एक्शन पूछते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स पूछे जाते होते हैं, तो ये आप लोगों का फार्माकोलॉजी काफ़ी हद तक इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, हर पेशेंट को आपने एस्प्रिन लाजमी देनी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है क्लोपिडोग्रेल, प्रासिग्रेल और टाइकोग्रेल किन पेशेंट में देनी होती हैं, तो इसमें हम लोग देना, इसमें आप लोग लफ्ज़ याद रखें कि ये उन पेशेंट्स में जिनमें हमने स्टेंटिंग करनी है, जिनकी स्टेंटिंग हो चुकी है, इसको हम लोग कहते हैं डुअल एंटीप्लेटेड थेरेपी। डुअल एंटीप्लेटेड थेरेपी जिनकी किन पेशेंट्स में देनी है? जिनकी या स्टेंटिंग होनी है या जिनको स्टेंटिंग हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, अकेली क्लोपिडोग्रेल कब देनी है? या जब पेशेंट को डिस्प्रिन वो ना टॉलरेट कर सकता हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन कब कब देना है? पेशेंट को आज MI हुआ है ना, आज MI से लेके अगले 12 महीने तक उसको डुअल एंटीप्लेटेड देना है। ठीक है, पेशेंट को अगर स्टंट डला है तो उसको लाजमी डुअल एंटीप्लेटेड। अच्छा, तीसरी दवाई यूज़ होती है प्रासिग्रेल और टाइक्लोपिडिन। ये आपको अगर भूल भी जाए तो इसकी खैर है। टाइक्लोपिडिन के साथ एक लफ्ज़ याद कर लें कि ये पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया करवा सकती है। इसका जो साइड इफेक्ट है न्यूट्रोपीनिया, ये बहुत पूछते हैं इम्तिहान के अंदर। न्यूट्रोपीनिया और TTP कैसे होती है? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। अच्छा, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जब किसी पेशेंट को होगी, उसका सिक्वेल क्या होगा? हार्ट का वो वाला एरिया डैमेज हो गया,
वो एरिया डैमेज होगा तो क्या होगा, हार्ट पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट हार्ट फेलियर में जाएगा। ठीक है, पहला सिनेरियो ये बनता है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि पेशेंट इस्केमिक हार्ट डिजीज हुई, उसको क्या होगा, एरिथमियाज होंगे, उसका हार्ट टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हार्ट टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो नॉर्मल रास्ता खत्म हो गया, नॉर्मल रास्ता खत्म होगा तो करंट पूरी तरह फिरेगा नहीं तो पेशेंट को क्या होगा, एरिथमियाज होंगे। ठीक है, इस वजह से जब इस पेशेंट को हार्ट फेलियर हो तो उस पेशेंट को हम लोग क्या देते हैं, एसी इनहिबिटर्स या ARBs। हार्ट फेलियर का हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट को हार्ट फेलियर में चला गया है, उस पेशेंट का एको के ऊपर EF लो हो जाएगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ऑर्थोपनिया होगा, PND होगा, चलने से सांस फूलेगा, कहता है मुझे थकावट रहती है, जिसम पे सोजें आ गई हैं, अडीमा होना शुरू हो गया है। ठीक है, अच्छा एसी इनहिबिटर कैसे काम करते हैं, सबसे पहले होता है एंजियोटेंसिन 1, ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, ये जो कन्वर्शन होती है ये एसी एंजाइम्स करवा रहा होता है। ये ACE2 जाके क्या करवाता है, आपके एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करवाता है, रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो अगर एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन और रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। अच्छा, ये जो ACE एंजाइम होता है एक और काम कर रहा होता है, ये ब्रेडिकाइनिन को तोड़ रहा होता है। ब्रेडिकाइनिन एक बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, ब्रेडिकाइनिन, ये लिख लें ब्रेडिकाइनिन लफ्ज़। ठीक है, तो ब्रेडिकाइनिन अगर नहीं टूटेगा तो क्या होगा, पेशेंट को कफ होगी। इसी वजह से ACE इनहिबिटर्स का जो मेन साइड इफेक्ट होता है वो कफ होता है। ठीक है, ये पूछते होते हैं कि पेशेंट के ACE इनहिबिटर लेते हुए पेशेंट को कफ क्यों होती है, तो आपने क्या लफ्ज़ बोलना है कि ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन ना होने की वजह से। इस वजह से जब किसी पेशेंट को ACE इनहिबिटर से कफ हो रही हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ARB पे शिफ्ट कर देते हैं। ARB से क्या मुराद है, ARB किन आते हैं, ARB के नाम आते हैं लोसार्टन, टेल्मिसार्टन, कैंडीसार्टन वगैरह। ठीक है, जबकि प्रिल वाले लफ्ज़ सारे ACE इनहिबिटर्स हैं, लाइसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेनिडोप्रिल। प्रिल वाले लफ्ज़ ACE इनहिबिटर्स हैं, जबकि STN वाले लफ्ज़, स्टैन वाले लफ्ज़ क्या हैं, ARBs। तो ARBs की इंडिकेशन क्या है, जब पेशेंट को ACE इनहिबिटर की वजह से कफ हो रही हो। ACE इनहिबिटर से कफ कब होती है पेशेंट को, क्यों होती है, पेशेंट को ब्रेडिकाइनिन के ना टूटने की वजह से। ठीक है, हार्ट फेलियर के पेशेंट में कौन सी दवाई लाजमी देनी है, हार्ट फेलियर विद ड्यू टू इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो कौन सी, ACE इनहिबिटर्स। ठीक है, अच्छा इस्केमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट को साथ ये हो जाएगा हाइपरकोलेस्टेरोलेमियास, हाइपरलिपिडीमियास। हाइपरलिपिडीमियास के साथ आप लोगों ने लफ्ज़ याद रखना है स्टैटिन्स का। ठीक है, स्टैटिन का मैकेनिज्म एक्शन पूछते हैं, वो क्या है, HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स। पता है ना इस चीज़ का, HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ठीक है, अच्छा आप लोग, अब मैंने आपको ये चीज़ याद करवाई थी कि LDL और HDL, हार्ट के साथ ये दो लफ्ज़ एसोसिएटेड है, LDL और HDL। अगर किसी पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो जाए तो उसमें टारगेट लेवल इज़ लेस देन 70 मिलीग्राम। आपसे पूछा जाएगा कि पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो चुकी है, आप उस पेशेंट को का LDL कितना होना चाहिए। आपसे कोई पेशेंट भी पूछ सकता है कि डॉक्टर साहब मेरा ये कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए था, हालांकि इसकी वैल्यू अगर आप उसकी नॉर्मल रेंज देखेंगे तो नॉर्मल लिखी होती है वो लेस देन 130। अगर किसी पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो चुकी हो तो आपके जहन में ये वाला लेवल आए लेस देन 70 का, इस चीज़ को याद कर लें। ठीक है, everyone will agree that coronary heart disease, the goal of LDL should be at least 70 milligram per deciliter। ठीक है, तो इस 70 का लफ्ज़ याद रखना है LDL के साथ जिस पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है। अच्छा, कुछ लोगों को हम लोग कहते हैं कि इनको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, लेकिन ये इस्केमिक हार्ट डिजीज़ इक्विवेलेंट्स हैं। उनसे क्या मुराद है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, कैरोटिड डिजीज़, एओर्टिक स्टेनोसिस टाइप, स्ट्रोक और MI, इनको हम बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज इक्विवेलेंट्स। यानी पेशेंट को भी उसके दिल की एंजियोग्राफी कराई है, एंजियोग्राफी पे कोई फाइंडिंग नहीं है, लेकिन उनमें से इसको कोई चीज़ हो गई है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, कैरोटिड डिजीज़ है। ठीक है, स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक इज इस्केमिक हार्ट डिजीज इक्विवेलेंट। इन पेशेंट्स में भी
आपने LDL का लेवल 70 से कम रखना है, ठीक है। अच्छा, HMG को-रिडक्टेज स्टैटिन्स जो होते हैं उनका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है, क्या करवाते हैं, रेप्टोमाइलिसिस, जबी रेप्टोमाइलिसिस। अब हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट को रेप्टोमाइलिसिस होती है, हो रही है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट जब दवाइयाँ ले रहा होता है वो कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब मेरे मोढे आज दर्द होती है, मेरे कंधों में दर्द होता है। उनको यूजली हम लोग गौर ही नहीं करते, उनको हो सकता है रेप्टोमाइलिसिस की वजह से पेन हो रही है, ठीक है। तो रेप्टोमाइलिसिस के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं हम लोग, मसल्स के टूटने के लिए कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं, CPK लेवल्स, एल्डोलेज लेवल्स, ठीक है। ये मसल को टूटने के एंजाइम्स हैं, CPK और एल्डोलेज। और दूसरा ये क्या काम करते हैं, ये LFTs डिरेंज करवा सकते हैं। तो जब एक पेशेंट आपका स्टैटिन ले रहा हो, उसके अपने 2 टेस्ट करवाने हैं, CPK लेवल्स और LFTs, ठीक है। लिपिड लोअरिंग मेडिसिन में आपको ये 2 याद, ये एक स्टैटिन एक लाजमी याद हो। बाकी नियासिन, गेमफाइब्रोजिल, कोलेस्टाइरामिन, एजिटिमाइब, ये याद करने बहुत अच्छी है, ये दवाइयाँ बहुत अच्छी है याद करने के लिए। इनका कोई एक लफ्ज़ याद कर लेना चाहिए। लाइक नियासिन जो है ये HDL बढ़ाती है, गेमफाइब्रोजिल जो है ये ट्राइग्लिसराइड के लिए स्पेसिफिक है, और कोलेस्टाइरामिन के साथ क्या है दूसरी दवाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए। इनके साथ एक लफ्ज़ याद कर लें, ठीक है। नियासिन बड़ी मशहूर दवाई है। नियासिन एक क्या है, एक विटामिन भी है ना, ये HDL को बढ़ाता है। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इंक्रीज HDL, तो जवाब इज नियासिन। अगर पूछा जाए पेशेंट को प्रीडोमिनेटली ट्राइग्लिसराइड रेज्ड है तो कौन सी दवाई है, गेमफाइब्रोजिल, ठीक है। अच्छा, कोलेस्टाइरामिन क्या करवाती है, कोलेस्टाइरामिन आपकी कोलेस्ट्रॉल को, आपकी जिससे लिपिड सारे बनने हैं उसको एब्जॉर्ब होने से रोकती है, ठीक है। अच्छा, एजिटिमाइब भी वही चीज़ है। अच्छा, ये नई दवाई है PCSK9 इनहिबिटर्स। ये जब भी ये लफ्ज़ आप मैप सुने ना, MAB मैप, अब हर चीज़ में मैप घुस रही है। ये होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। आप लोगों ने पढ़ा होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में इन्फ्लिक्सीमैब, अल्सरेटिव कोलाइटिस की ट्रीटमेंट में, सोरेसिस की ट्रीटमेंट में, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस की ट्रीटमेंट में। जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है ना, इसको भी एज ए इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ले रहे हैं लोग, कि ये भी इन्फ्लेमेशन की एक टाइप है। इसी वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में CRP भी करवाते हैं लोग। आपने CRP का लफ्ज़ सुना होगा। CRP का हम लोग कब करवाते हैं, जब हम क्या सस्पेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन। तो CRP रेज बगैर किसी वजह के इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को शो करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो स्टैटिन्स का एक काम ये भी होता है कि बॉडी के अंदर ये आपके हार्ट उसको, आपकी जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उसको स्टेबल करता है, उसको ऊपर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है, इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। इस वजह से किसी पेशेंट को आपको शक भी है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का, तो उसको आप लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट स्टैटिन्स लाजमी लेनी, ठीक है। अब इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को 2 दवाइयाँ कौन सी लाजमी लेनी है, एस्पिरिन और स्टैटिन्स। और बीटा ब्लॉकर की कंट्रा इंडिकेशन नहीं है तो उसको क्या देना है, बीटा ब्लॉकर्स भी देना है। अच्छा जी, ये इसकी समरी है। स्टैटिन्स क्या करवाती हैं, नियासिन, इनका मेन साइड इफेक्ट क्या है, ये जो है ना, ये पेश कर लीजिए। ये जितने भी टेबल्स हैं ना, उन टेबल्स में अन्य MCQs होते हैं, ठीक है। स्टैटिन्स क्या करवा सकते हैं, LFT डैमेज कराएंगे या मसल डैमेज करेंगे। नियासिन क्या करवाएगी, आपको हाइपोयूरेसिमिया करवाएगी और प्रोराइटिस करवा सकती है। गेमफाइब्रोजिल क्या करवाएगी, गेमफाइब्रोजिल फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, ये क्या करवाएगी, जब हम इसको कंबाइन करेंगे स्टैटिन्स के साथ। किसी पेशेंट को एक दवाई से उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं कंट्रोल हो रहा तो उसको 2 दवाइयाँ कंबाइन करती हैं, तो 2 दवाइयाँ कंबाइन करेंगे तो रेप्टोमाइलिसिस का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। जब कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाती तो हमें पेट में क्या होता है, फ्लैटस और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। इस वजह से कोलेस्टाइरामिन का मेन साइड इफेक्ट इज यही, फ्लैटस और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। अच्छा, CCBs जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई हैं। किस CCB का नाम आता है आपको, कैल्शियम ब्लॉकर्स, लाइक एम्लोडिपिन, नाइकार्डिपिन, ठीक है। ये सारी क्या हैं, जब CCBs 2 तरह की होती हैं, रेट लिमिटिंग और डाइहाइड्रोपिरिडीन्स। रेट लिमिटिंग कौन सी हैं, वेरापामिल और डिल्टीयाज़ोम, जबकि जो
वेजोडाइलेटर्स हैं डाइहाइड्रोपिरिडीन कौन कौन सी हैं? एम्लोडिपिन, टाइकार्डिपिन, नाइकार्डिपिन, निमोडिपिन, जिनमें पीन आता है लफ्ज़। ये हार्ट डिजीज में क्यों देते हैं? ये वेजोडाइलेटर हैं, ये आपकी ब्लड वेजल को क्या क्या करवाती हैं? डायलेट करवाती हैं। ठीक है, जब डायलेट करवाएंगी तो क्या होगा? ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, इनके बारे में याद रखना है कि ये मोर्टेलिटी कम नहीं करती। आदो देनी है, दे सकते हैं हम लोग, वेजोडाइलेशन करवाती हैं, लेकिन इनका याद रखना है कि ये क्या किस वजह से क्या काम नहीं करती या मोर्टेलिटी कम नहीं करती। वाई जब वेजोडाइलेशन होती है ना, तो जो आपकी पेरिफेरी है उसमें पुलिंग हो जाती है ब्लड की पुलिंग होगी तो क्या होगा? दिल को लगेगा कि जिस्म में ब्लड कम है तो क्या होगा? उसकी धड़कन तेज़ हो जाएगी। इसका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है? टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। और इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट के लिए टैकीकार्डिया कैसा है? बुरा है। जब टैकीकार्डिया होगा उसको दिल की उसको और ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि ये क्या करवा सकती है? इंक्रीज हार्ट रेट। अच्छा, किन कंडीशंस में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स में CCBs देना लाजमी हो जाता है? पेशेंट को एस्थमा हो, वेरिएंट एंजाइना हो या कोकेन इंड्यूस चेस्ट पेन हो, उन केसेस में हम लोगों ने CCBs देने होते हैं। वही एस्थमा में क्यों देना है? क्योंकि बीटा ब्लॉकर नहीं दिया जा सकता। बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे? आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे तो पेशेंट का सांस और बंद होगा। ठीक है, प्रिज्मेटल एंजाइना क्या होता है? वेजोस्पेस्टिक एंजाइना होता है, ये आगे आएगा। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हुई है तो वो वेजोस्पेस्म में किया हुआ है। ठीक है, कोकेन भी क्या करवाती है? ये आपकी कोरोनरी आर्टरीज की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देती है, आर्टरीज पतली हो जाती है। तो इन कंडीशन में आप लोगों ने हमने 7 पेशेंट को CCB लास्ट में ऐड करना है। CCB इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अडीमा, मैंने वही कहा था, ब्लड पूल होता है, पूल होगा तो अडीमा होगा पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, और हार्ट ब्लॉक करवा सकते हैं। लेकिन हार्ट ब्लॉक हम लोग कब करवाते हैं? जब हमको इनको बीटा ब्लॉकर के साथ कंबाइन करेंगे। इस वजह से जो होते हैं ना CCBs, इनको स्पेशली विरापामिल और दूसरा कौन सा था? रेट लिमिटिंग का नाम क्या था? डेल्टीएज़म। इनको हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, इनको हम लोग इन दोनों रेट लिमिटर्स को बीटा ब्लॉकर के साथ कंबाइन नहीं करते। कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये नई दवाई है रेनोलाजीन। रेनोलाजीन क्या काम करती है? ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। तो ये उसी तरह एक्ट करेगी, ये वेजोडाइलेशन करवा के। इसको हम लोग एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर्स और नाइट्रेट्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का? मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है कि पेशेंट की जो आर्टरी बंद है ना, उसको खोला जाए। वो खोलेंगे कैसे? हम लोग स्टेंट डाल के या कैबेज करके। ठीक है, तो कैबेज की क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं? पेशेंट को 3 वेजल डिजीज, ट्रिपल वेजल डिजीज़ हो, लेफ्ट मेन वेजल डिजीज़ हो या 2 वेजल डिजीज़ हो, या पेशेंट मैक्सिमम दवाइयाँ ले चुका है, आप उसको अब भी उसको चेस्ट पेन हो रही है, तो उसको हम लोग भी रेफर करते हैं कैबेज के लिए। शुरू में ट्राई करते हैं दवाइयों से काम बनता रहे, लेकिन नहीं बन रहा काम, तो क्या होगा? कैबेज होगा। ठीक है, अच्छा जी, आज का एक छोटा सा टॉपिक ACS करके इसको ख़त्म करते हैं। ACS से क्या बोला था? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अनस्टेबल एंजाइना, नॉन ST एलिवेशन MI और ST एलिवेशन MI। ठीक है, स्टेबल एंजाइना क्या चीज़ थी जो हमने पीछे पढ़ा है? इसके पेशेंट चलता है तो चेस्ट पेन होती है। इन ACS के अंदर पेशेंट को रेस्ट के ऊपर ही पेन हो रही है। ये पेशेंट बैठा हुआ था, बैठे बैठे इसको MI हो गया,
तो बेड पेड एम आई का क्या कहलाता है? ACS, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में 3 चीज़ें आती हैं, अनस्टेबल एंजाइना, एनस्टेमी और स्टेमी। ठीक है, इन सब में फ़र्क कैसे करेंगे आप? कार्डियक एंजाइम्स की बेस पे, कार्डियक एंजाइम्स की बेस पे। अगर ECG के ऊपर ST एलिवेशन है तो वो तो ST एलिवेशन MI हो गया, उसमें तो उसको इसकी कैटेगरी अलग होगी। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट को इस ECG के ऊपर ST डिप्रेशन है, ये वाली डिप्रेशन है, तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या पेशेंट को एनस्टेमी है या अनस्टेबल एंजाइना है। इसलिए हम लोग टेस्ट पेशेंट का करवाते हैं कार्डियक एंजाइम। अगर पेशेंट कार्डियक एंजाइम्स पॉजिटिव हो तो उसको हम कहते हैं एनस्टेमी, और कार्डियक एंजाइम्स रेस नहीं आए तो उसको हम कहते हैं अनस्टेबल फॉर्म। ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं इम्तिहान के अंदर। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनस्टेबल एंजाइना एंड एनस्टेमी? तो क्या डिफरेंस समझ लग गई? क्या डिफरेंस है मेन कार्डियक एंजाइम्स का? कुछ बोलो, क्या डिफरेंस है कार्डियक एंजाइम्स का? ठीक है, अनस्टेबल एंजाइम में कार्डियक एंजाइम रेज नहीं होंगे, जबकि एनस्टेमी में कार्डियक एंजाइम्स रेज्ड होंगे। दोनों के अंदर ही आपको ST डिप्रेशन मिल रही होती है। ST एलिवेशन अगर मिल गई है वो तो एक अलग से कैटेगरी हो गई ना, ACS का तो वो पार्ट है ही है। अच्छा, पेशेंट को 3 चीज़ें होती हैं, 3 थिंग्स। जब भी आपने पेशेंट की को देखना है ना हार्ट डिजीज़ का आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट की सिम्टम्स, पेशेंट की ECG चेंजेस, और तीसरा कार्डियक एंजाइम्स। इन 3 में से 2 पॉजिटिव आ जाए ना किसी भी पेशेंट को, तो उसको कहेंगे उसको इस वक्त इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो रही है, इस वक्त उसका मसला हो रहा है। ठीक है, एक पेशेंट है वो कहता है मुझे चेस्ट पेन हो रही है, आप उसकी ECG करवाते हैं कुछ भी नहीं आता, उसे कार्डियक एंजाइम्स करवाते हैं कुछ भी नहीं आता, तो आप कहेंगे कि इसको चेस्ट पेन नॉन स्पेसिफिक है, एटिपिकल है, इसको चेस्ट पेन की कुछ और काज है, गर्ड है, निमोथोरेक्स है, ठीक है, एओर्टिक सेक्शन है, कोई और काज है, हार्ट काज नहीं है। लेकिन 3 में से 2 चीज़ें पॉजिटिव आ जाती हैं। पेशेंट कहता है मुझे घबराहट हो रही है, अब ECG करवाते हैं उस पर कुछ चेंजेस आ गई हैं, उसके कार्डियक एंजाइम्स करवाते हैं तो कार्डियक एंजाइम पॉजिटिव आ गए हैं, तो इसमें 3 में से 2 चीज़ें पूरी हो गई, तो उस पेशेंट को इस वक्त हार्ट डिजीज़ हो रही है, उसको इस वक्त फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, ये MCQ साथ साथ करनी है। हमने पेशेंट को जब किया था कार्डियक एंजाइम्स तो ECG फ़ौरन करवानी है। जो सबसे पहले एंजाइम पॉजिटिव आता है दैट इज़ मायोग्लोबिन। ठीक है, लेकिन ये हम लोग करते नहीं हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा मायोग्लोबिन करवाते हुए। मेन जो टेस्ट हो रहा होता है वो CKMB है। CKMB का क्या है कि 4 to 6 आवर में पॉजिटिव आता है। अगर एक पेशेंट है वो चेस्ट पेन के साथ ही फ़ौरन ही हॉस्पिटल में आ गया है तो साथ ही हम उसका ब्लड भेजेंगे कार्डियक एंजाइम्स के लिए कि नहीं भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। वाई कि उस वक्त तक कार्डियक एंजाइम पॉजिटिव ही नहीं आएंगे उसके, ठीक है, उसको हम ट्रीट कर देंगे कि यार इसको चेस्ट में लग रही है और ECG पे भी सस्पिशन है, ECG पे भी शक है कि ST डिप्रेशन है या कोई रिथमियाज है या कुछ भी उसको टेजेस हैं, तो एज ए ट्रीट करेंगे उसको। फिर बाद दाखिल होने के कुछ देर बाद एंजाइम्स करवाएंगे। अगर आपने उस वक्त एंजाइम भेज दिए हैं तो नॉर्मल आई हैं, तो दोबारा क्या काम करेंगे, उसको रिपीट करवाएंगे। वाई? ये देखने के लिए कि हार्ट डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ, कि कार्डियक एंजाइम रेज हुए कि नहीं हुए। कार्डियक एंजाइम रेज है इसका मतलब किस वजह से है मसला, चेस्ट में किस वजह से है, हार्ट डिजीज़ की वजह से। ठीक है, CKMB कितनी देर पॉजिटिव रहता है? 1 to 2 डेज़ के लिए, और ट्रोपोनिन कितने डेज़ के लिए रेज रहता है? 10 to 14 डेज़ के लिए। इसी वजह से CKMB किस चीज़ का मार्कर है? री इन्फार्क्शन का। समझ गए? ये जो बात हमने पहले की थी कि पेशेंट को चेस्ट पेन हुई थी, हमने इसको ट्रीट किया एज एन MI, वो चौथे दिन फिर कह रहा है कि मुझे ना फिर चेस्ट में वैसी महसूस हो रही है जैसे पहले उस दिन हुई थी, तो हम उसका कौन सा टेस्ट करवाएंगे? CKMB। अगर उसका ट्रोपोनिन क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि वो प्रीवियस MI का ही रेज आ रहा होगा।
ठीक है, ये री इन्फॉक्शन। पेशेंट को न्यू एपिसोड हुई है, न्यू एपिसोड के बाद आपने देखना है CKMB लेवल रेज है तो उसको मतलब उसको दोबारा उसको MI होगा, ठीक है। CKMB इज बेटर एट डिटेक्टिंग री इन्फॉक्शन। CKMB शुड बी गॉन, यानी कि CKMB का लेवल ख़त्म हो जाना चाहिए 24 to 48 आवर्स के अंदर। अच्छा जी, ST एल्यूशन MI। ST एल्यूशन MI की मेन ट्रीटमेंट क्या होती है? एंजियोप्लास्टी। अगर पेशेंट आपके पास सहूलत मौजूद है तो उसको फ़ौरन किस चीज़ के लिए शिफ्ट करें? स्टंटिंग के लिए। फर्स्ट किया एक पेशेंट साहिवाल में है, उसको MI हो गया, वो हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसको 1.5 घंटा लग गया, 2 घंटे लग गया। किसी गांव में था। अब डॉक्टर वहाँ पे फैसला करेगा कि मैं इसको लाहौर रेफ़र करूँ स्टंट डालने के लिए, या मैं इसको इधर ही थ्रोम्बोलाइज कर दूँ, इधर ही इसको स्ट्रेप्टोकाइनेज लगा दूँ। तो उसको क्या करना चाहिए? अगर पेशेंट स्टेंटिंग का टाइम होता है, अगर पेशेंट विद इन 12 आवर्स, विद इन क्या कहते हैं उसको 90 मिनट्स अगर पहुंच गया है तो स्टेंटिंग का फ़ायदा है। अगर वो नहीं पहुंच सकता तो उसको उधर ही SK लगा दो, स्ट्रेप्टोकाइनेज लगा, ठीक है। अगर वो एक पेशेंट है, उसको जोहर टाउन में MI हो गया, चेस्ट पेन हुई है, वो विद इन हाफ आवर उसके अटेंडेंट्स को ले आए हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल। तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में क्या होगा? विद इन 90 मिनट्स में पहुंच गया है, तो फर्स्ट चॉइस क्या है उसकी? स्टंटिंग। ये पेशेंट है, वो वॉक कर रहा था रेस कोर्स के अंदर, वहाँ उसको चेस्ट पेन शुरू हुई, साथ ही उसके साथ वाले लोग उसको उठा के ले रहे हैं PIC। तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? जो उसका मैनेजमेंट ऑफ चॉइस क्या होगी? स्टंटिंग, ठीक है। एक पेशेंट है जो कि किसी गांव के अंदर है और उसको स्टंटिंग की फैसिलिटी तक पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाना है, तो बेस्ट इज़ टू गिव हिम थ्रोम्बोलाइसिस, ठीक है। ऑल्दो स्टंटिंग बेस्ट है, लेकिन जितना आप लेट करेंगे उतना क्या होगा? उस हार्ट का डैमेज बढ़ता चला जाएगा, और 12 घंटे से ज़्यादा गुजर जाए तो कोई भी दवाई काम नहीं करती, फिर वो एरिया डेड हो चुका है, ठीक है। तो हमने थ्रोम्बोलाइज कब तक करना है? 12 घंटे तक, 24 आवर्स तक भी कह सकते हैं, लेकिन 12 घंटे ही टाइम रखते हो। स्टंटिंग बेस्ट है, लेकिन थ्रोम्बोलाइसिस कर देना चाहिए जब आपको शक हो कि यह पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है, ये पेशेंट टाइम से पहुंच नहीं सकता। तो आपने लफ्ज़ याद रखना है, डोर टू बेलून टाइम अंडर 90 मिनट्स, डोर टू बेलून टाइम 90 मिनट्स, अंडर 90 मिनट्स, विद इन 1.5 आवर, ठीक है। अच्छा, स्टंटिंग की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? अंदर जाके बलून इन्फ्लेट करवाते हैं। तो बलून इन्फ्लेट करते हैं तो क्या होता है? ये आर्टरी रप्चर हो सकती है, ठीक है। दूसरा, ये बलून इन्फ्लेट करके अंदर ये स्टंट डाल देते हैं। जो स्टंट होता है ये एक एज ए फर्म बॉडी एक्ट करता है, इसके ऊपर स्टंट के ऊपर भी दवाई लगी होती है, यहाँ पे प्लेटलेट को नहीं लगने देती, जुड़ने नहीं देती। तो क्या होता है कि स्टंट रीस्टिनोज हो जाता है, तो ये रीस्टिनोज होगा तो आर्टरी दोबारा बंद हो जाएगी, तो पेशेंट को दोबारा MI हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी दो मेन कॉम्प्लिकेशन, रप्चर्स और रीस्टिनोसिस, और या उस जगह पे हेमाटोमा बन जाना। हेमाटोमा मीन्स का जब स्टंटिंग करते हैं तो आपका कैथेटर डालते हैं आपकी फेमोरल आर्टरी के अंदर, तो वहाँ पे हेमाटोमा बन सकता है, ठीक है। अच्छा जी, थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस से क्या मुराद है? पेशेंट को क्या देना हम लोगों ने? स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टेप्लेस, 10-टेप्लेस। आपको डिफरेंस आता है एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स और थ्रोम्बोलाइसिस में डिफरेंस आता है। एंटीप्लेटलेट्स कौन सी मेडिसिन है? एस्प्रिन, कोपिडोग्रल, प्रोसिग्रिल, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स कौन सी मेडिसिन है? वारफ्रीन, हेपरिन, रिवरॉक्सामिन, ठीक है। जबकि थ्रोम्बोलाइटिस से क्या मुराद है? कि जो कि बना हुआ जो क्लॉट है उसको तोड़ने वाली दवाई। एंटीप्लेटलेट्स क्या होती है? जो प्लेटलेट के प्लग को नहीं बनने देती,
काम शुरू नहीं होने देती। एंटीकोगुलेंट्स क्या होती हैं, जो कि आपका क्लॉट को पक्का नहीं होने देती। और थ्रोम्बोलाइसिस से क्या मुराद है कि जो क्लॉट को तोड़ती हैं। ठीक है, तो ये तीनों दवाइयों के ग्रुप्स याद रखने हैं। बास बच्चे जो होते हैं वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि जो क्लोपिडोग्राल है ये एंटीकोगुलेंट है, हेपरिन जो है वो थ्रोम्बोलाइटिक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हेपरिन इज एंटीकोगुलेंट। हेपरिन, वारफरिन, रिवारोक्साबैन, इडोक्सीबैन, ये क्या हैं, एंटीकोगुलेंट्स हैं। और थ्रोम्बोलिटिक्स के नाम क्या क्या हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एल्टेप्लेस, टेनेक्टेप्लेस, ये थ्रोम्बोलिटिक्स हैं। और एंटीप्लेटर्स याद हो गए, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्राल, प्रासिक्लोरेल, टाइक्लोपिडीन। अच्छा, जब भी हम लोगों ने पेशेंट को थ्रोम्बोलाइसिस करना है तो उससे पहले उसकी कंट्राइंडिकेशन लाजमी पूछनी है। लाइक जिसको टीका लगाना है ना, तो ये लाजमी पूछना है उसको पेशेंट को पहले कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हुई, जिस वक्त कंटिन्यू ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 180 से कम है, उसकी रिसेंट सर्जरी तो नहीं हुई, और पेशेंट को पिछले 6 माह के अंदर हेमरेज तो नहीं हुआ, हेमरेजिक स्ट्रोक तो नहीं हुआ। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो वो तो फिर है ही है कि उसको हमने नहीं लगाना। अगर पिछले 6 माह के अंदर इस्कीमिक स्ट्रोक भी है तो भी एक एज ए कंट्राइंडिकेशन के तौर पर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि इस पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक भी है विद इन 6 मंथ्स, तो उस पेशेंट को भी एसके या एल्टेप्लेस हम लोग नहीं दे सकते। तो थ्रोम्बोलाइसिस की कंट्राइंडिकेशंस लाजमी आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसका एमसीक्यू भी आ सकता है और किसी भी लेवल पे आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, थ्रोम्बोलाइसिस से क्या मुराद है, तो ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्लॉट बना पड़ा है, इसको तोड़ना है, तो बॉडी के अंदर जितने भी क्लॉट होंगे सारे टूट जाएंगे। तो ब्लीडिंग इटसेल्फ, थ्रोम्बोलाइसिस का मेन इफेक्ट क्या है, ब्लीडिंग करवाना। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग का मसला पहले से ही है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, सर्जरी हुई है, हाइपरटेंशन बहुत सीवियर है, तो उसको हम लोग थ्रोम्बोलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो बात हमने की थी कि पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेस, एल्टेप्लेस देना चाहिए या पीसीआई करनी चाहिए, वो क्यों हम लोग बात कर रहे थे, टाइम इज मसल, डिले इज डेथ। समझेगा नहीं, टाइमली उसका ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाएगा, उसका मसल बच जाएगा। अगर ब्लड फ्लो जितनी देर के लिए रुका रहेगा तो क्या होगा, उसका मसल डैमेज होगा और हार्ट फेलियर में पेशेंट जाएगा। ठीक है, डोर टू नीडल टाइम, नीडल से क्या मुराद है, स्ट्रेप्टोकाइनेस देना। बैलून से क्या मुराद था, स्टंट डालना। डोर टू बैलून टाइम इज 90 मिनट्स और डोर टू नीडल टाइम इज अंडर 30 मिनट्स। अच्छा, जो वही टेबल है जो हमने पहले भी काट चुके हैं, सारी दवाइयाँ, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्राल, बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर, स्टैटिन्स, नाइट्रेट्स और हेपरिन। जो दवाइयाँ हम लोगों ने नहीं की वो ये नाइट्रेट्स क्या करवाते हैं, ये वेज़ोडाइलेटर करवाते हैं सीसीबी की तरह। हेपरिन क्या करती है, ये जो थोड़ा बहुत क्लॉट बना हुआ होता है उसको थोड़ा बहुत उसको फैलने से रोकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मैकेनिज्म आपको अगर समझ आ जाए ना, उसका भी बड़ा फ़ायदा होता है। ये पता चल रहा है कि ब्लड वेसल है, ये इतना बड़ा इसका ल्यूमन है। जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी तो क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बना हुआ है, इसके अंदर लिपिड जमा हुई है। जमा होने की वजह से उसके पेशेंट को क्या हुआ, उसका ब्लड वेसल्स का ल्यूमन जो पहले इतना गोल था अब इतना रह गया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जब पेशेंट को ब्लड प्रेशर रेज हुआ तो क्या होगा, प्लेटलेट प्लग बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, प्लेटलेट प्लग बनेगा। जब प्लेटलेट प्लग बनेगा तो क्या होगा, प्लेटलेट इकट्ठे होंगे। प्लेटलेट के इकट्ठे होने के बाद ऊपर फाइब्रिन आएगी, फाइब्रिन उस प्लेटलेट पड़ को क्या करेगी, पक्का कर देगी। हमने 3 स्टेजेस पे काम करना है। जब प्लेटलेट प्लग बने ही ना, उसके लिए हम कौन सी दवाई देते हैं, एस्प्रिन। ठीक है,
उसके ऊपर फाइब्रिन आ गया तो फाइब्रिन को रोकने के लिए कौन सी दवाई देते हैं? हेपरिन। अगर क्लॉट बन गया, फाइबर पक्का बन गया, तो उसको तोड़ने के लिए क्या काम करते हैं? थ्रोम्बोलाइसिस। अब समझ लगी कि इसका क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, अच्छा कुछ दवाइयाँ ये जो लैब है ना उसमें ये उनका ये फेवरेट सवाल है, ग्लाइकोप्रोटीन 2A3 इनहिबिटर्स, 2B3 इनहिबिटर्स, इनके नाम पूछते होते हैं। F60 में टायरोफिबान, एप्टिफिबाटाइड। ये हम किन पेशेंट्स को देते हैं? कि जो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, अब वो अंदर PCI सूट में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, एक स्टंटिंग का वेट कर रहे हैं, उनको हम लोग हेपरिन की बजाय ये दवाइयाँ देते हैं, टायरोफिबान, एप्टिफिबाटाइड और F60 में। इनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 इनहिबिटर्स। ठीक है, ये याद कर लें। ये इनका मैकेनिज्म एक्शन किसी न किसी फॉर्म में MRCP में मुझे क्वेश्चन आया हुआ है इसके बारे में, और क्या कहते हैं FCPS पार्ट 2 में भी इसके सवाल आया था। ठीक है, F60 में टायरोफिबान का मैकेनिज्म एक्शन ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 इनहिबिटर्स है, और एक इन्फेक्शन में देना है जो कि वेट कर रहे हैं एंजियोप्लास्टी का और स्टेंटिंग का। ठीक है, अच्छा जी।